Hello everyone, welcome to the class of economics. My name is Ankit Karode and today we are going to discuss a very important topic of economics, that is monetary policy. दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीलिम्स और मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं. और ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है. सिर्फ ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट कैसे वर्क कर रहा है और आरबीआई कैसे कैसे इस पॉलिसी को फ्रेम कर रही है. अगर इतना समझ में आ गया तो आई गारंटी यू कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा प्रीलिम्स और मेंस का जो आपसे नहीं बनेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन एंड सी हाउ मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स एंड व्हाट इट इज. देखिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज है जो हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट इंडियन इकोनॉमी. आई होप कि आप सबको पता हो कि इंडियन इकोनॉमी को दो ऐसी एंटिटीज हैं जो कंट्रोल और रेगुलेट करती हैं. देखिए, किसी भी चीज पे जब तक कंट्रोल और रेगुलेशन रहेगा तब तक वो चीज क्या करेगी, हमें बेटर आउटपुट देगी. वैसे ही इंडियन इकोनॉमी पे कंट्रोल और रेगुलेशन किसका है, दो एंटिटीज का है. पहली जो एंटिटी है वो है हमारी आरबीआई विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दूसरी एंटिटी है वो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये दोनों ही एंटिटीज क्या करती हैं, अलग अलग स्टेप्स उठाती हैं, अलग अलग पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती हैं ताकि इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए. और दोनों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ. अब देखिए दोस्तों, दो एंटिटीज अलग अलग काम कर रही है लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ. अब जो आरबीआई है उसकी फंक्शनिंग अलग है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग अलग है. फंक्शनिंग के साथ साथ इनकी पॉलिसीज भी अलग है. आरबीआई की अपनी पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी. अब इस वर्ड से बिल्कुल घबराना नहीं है, ये वाली पॉलिसी हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंट्रोल और रेगुलेशन है वो उसकी फिस्कल पॉलिसी से होता है. आपने कभी सुना होगा आपके स्कूल टाइम में टैक्सेशन, बजट, इस टाइप के वर्ड सुने होंगे. ये सारी चीजें हम कहाँ कवर करेंगे, फिस्कल पॉलिसी में. चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है मॉनेटरी पॉलिसी, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और लेट्स सी हाउ मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. चलिए, नाउ लेट्स सी मॉनेटरी पॉलिसी. द टर्म इटसेल्फ पॉलिसी मींस चेंज. अब जो वर्ड है हमारे पास पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब सिंपल सा मतलब होता है चेंज, कोई भी चीज जिसको हम चेंज कर सकें. और मॉनेटरी जैसा कि वर्ड में दिख रहा है, मॉनेटरी यानी मनी, मनी टर्म से रिलेटेड यहाँ पे कोई ना कोई डिस्कशन होने वाला है. अब मॉनेटरी पॉलिसी में सिंपल सी बात इतनी हमें याद रखनी है, आरबीआई एक ऐसी पॉलिसी फ्रेम करती है जिसके थ्रू वो क्या करे, मनी सप्लाई यानी क्रेडिट को कंट्रोल करे. क्रेडिट को कंट्रोल करने का उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी. एक ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे वो मार्केट में मनी सप्लाई यानी कि कैश फ्लो को कंट्रोल कर सके. और इसी कैश फ्लो को कंट्रोल करने के लिए उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी. और प्राइस स्टेबिलिटी एक बार आ गई इंडियन इकोनॉमी में तो इसी प्राइस स्टेबिलिटी की वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो क्या अचीव कर लेगी, ग्रोथ. दूसरा है जीडीपी, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करना. ये सारे हमारे सेकेंडरी पैरामीटर्स है. हमारा प्राइमरी फोकस क्या है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का, कि मनी सप्लाई को कंट्रोल और रेगुलेट करके हमें क्या अचीव करना है, प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है. अब आप कहोगे सर इन्फ्लेशन क्या टर्म है. देखिए, जब हम फिस्कल पॉलिसी डिस्कस करेंगे तब हम इस वर्ड को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, इन्फ्लेशन इज द जनरल राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज की प्राइस में जो बढ़ोतरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन. और मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करके यानी कि कैश को कंट्रोल में रख के ये दो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है. पहला है प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस जो है वो कंट्रोल में रहे, और इन्फ्लेशन, अगर प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगी तो इन्फ्लेशन भी हमारा कंट्रोल में रहेगा. और अगर ये दोनों चीजें हमने अचीव कर ली यानी कि आरबीआई ने अचीव कर ली
तो अल्टीमेटली जो हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी ओवरऑल गोल्स हैं वो अपने आप अचीव हो जाएंगे। ओवरऑल गोल्स कौन से हमारे? जीडीपी का ग्रोथ यानी कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, कंजम्पशन को बढ़ाना, ठीक है, कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, और इसी डिमांड और सप्लाई की इक्विलिब्रियम को अचीव करके क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। और सेविंग्स को बढ़ाना, इंडियन इकोनॉमी में क्या करना? सेविंग्स को बढ़ाना। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? चलिए देखते हैं अब आगे। नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर डिस्कसिंग, मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ लेट्स सी द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और ये कैसी पॉलिसी है? एक बात आपको ध्यान रखनी, इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि किसी भी एक सेक्टर को टारगेट नहीं करती, ये इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स को टारगेट करती है। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी इज अ सेट ऑफ टूल्स दैट अ नेशन सेंट्रल बैंक, नेशन सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा? आरबीआई, यूजेस टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। जिस ग्रोथ की हम यहां बात कर रहे थे उसी ग्रोथ को अचीव करना है। कैसे अचीव करना है? बाय कंट्रोलिंग द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल और रेगुलेट करके हमें क्या करना है? इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है। अवेलेबल टू नेशंस बैंक, कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। अलग अलग कैश फ्लो जो कि बैंक्स में है, कंज्यूमर्स के पास है और अलग अलग बिजनेसेस के पास है, उन सारे कैश फ्लो को कंट्रोल करके हमें क्या अचीव करना है? हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी। यही प्राइमरी टारगेट है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का। अब देखिए पॉलिसी है तो उसके कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। ओवरऑल हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं, पर एक बार फिर से हम ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। और एक और बात याद रखनी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, कौन सा एक्ट? आरबीआई एक्ट 1934 एम्पावर्स आरबीआई टू फॉर्मुलेट एंड अप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी। वो कौन सा ऐसा एक्ट है जो आरबीआई को प्रमोट करता है, आरबीआई को एम्पावर करता है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी बनाइए और मनी सप्लाई को कंट्रोल कीजिए? एग्जाम में ये होगा, प्रीलिम्स में आपको 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा आरबीआई एक्ट 1934। और आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई एक्ट 1934 एम्पावर्स आरबीआई टू फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं प्रीलिम्स में, तो ध्यान देंगे। चलिए नाउ लेट्स सी द व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्राइस स्टेबिलिटी। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, अल्टीमेटली हमें क्या करना है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। अगर मनी का सप्लाई कंट्रोल है तो क्या होगा? प्राइस स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। प्राइस स्टेबिलिटी आएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो हमारे जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे जीडीपी का ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाना, सेविंग्स बढ़ाना, कंजम्पशन बढ़ाना, ये भी सब क्या रहेंगे? हमारे अचीव हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी मॉनेटरी पॉलिसी आल्सो टेक्स केयर ऑफ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड बीओपी स्टेबिलिटी। वर्ड से बिल्कुल घबराना नहीं है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी यानी बीओपी स्टेबिलिटी हम कहां डिस्कस करेंगे? जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिस्कल पॉलिसी डिस्कस करेंगे तब ये वर्ड्स आएंगे। लेकिन तब भी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स देम एंड हाउ मॉनेटरी पॉलिसी, अ बेटर मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प्स देम टू अचीव अ बेटर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड बीओपी स्टेबिलिटी। चलिए नाउ इट सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंश्योरिंग सफिशिएंट लिक्विडिटी इन द मार्केट। जितने कैश फ्लो की मार्केट में जरूरत है उतना रेशियो अगर हमने मेंटेन कर लिया तो हम क्या कर जाते हैं? हम हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हैं। It also focuses on enhancing financial access and financial literacy and also tries to avoid financial crisis। अगर एक इकोनॉमी पॉलिसी बेहतर काम करती है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क अच्छा है, अगर बैलेंस मॉनेटरी पॉलिसी है तो क्या अचीव कर लेंगे हम? फाइनेंशियल एक्सेस, फाइनेंशियल लिटरेसी। जितने ज्यादा लोगों को हम इन्वॉल्व कर पाए फाइनेंशियल लिटरेसी में उतना ही हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल करंट जो मोदी गवर्नमेंट है वो क्या लेके आई थी? हमारा जन धन योजना। जन धन योजना में क्या हुआ था? अलग अलग बैंक्स में उन लोगों के अकाउंट्स खोले गए जिनके पास कभी भी बैंक अकाउंट नहीं थे। उन सारे लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू कहां जोड़ा गया? हमने बैंकिंग रेगुलेशन से जोड़ा। तो क्या होगा? फाइनेंशियल लिटरेसी आ गई, लोगों को एटलीस्ट ये पता चला कि यहाँ बैंक नाम की भी कोई चीज होती है। अकाउंट्स खोले गए तो आज सारा भी जितना डिजिटल पेमेंट का ट्रांजैक्शन है वो सब कहाँ हो रहा है? वो सारा का सारा उन्हीं जनधन अकाउंट्स में हो रहा है, जो एक टाइम पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में मास कैंपेन चला था ऐसे अकाउंट्स खोलने के लिए। चलिए नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए
अब मॉनेटरी पॉलिसी हमने डिस्कस कर ली है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, पर यहाँ दो टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी है। पहली है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब नाम से ही समझ में आ रहा है एक्सपेंशन मतलब किसी चीज को बढ़ा रहे हैं, और किस चीज को बढ़ाएंगे हम, मनी सप्लाई को, क्योंकि हमारा कंट्रोल किस पे, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई पे। पर मॉनेटरी पॉलिसी हमारी कैसी है, एक्सपेंशनरी, यानी कि हम मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे जब जब आरबीआई कौन सा स्टेप लेगी, जब जब आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाएगी, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ने वाली है। दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए जब जब आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेगी, मतलब ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि आरबीआई क्या करने वाली है, मार्केट से मनी सप्लाई को कम करने वाली है, यानी कि कैश फ्लो को कम करने वाली है। अब इससे इतना याद रखना है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई इज गोइंग टू इंक्रीज मनी सप्लाई in the market, and contractionary monetary policy is something for which RBI is going to reduce money supply from the market. चलिए now let's see एक और छोटा सा टॉपिक है इसी में, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। देखिए अल्टीमेटली हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अल्टीमेट जो विजन है और अल्टीमेटली उनका जो गोल है वो क्या है, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट का क्या विजन होता है कि हमारी इकोनॉमी बूम करे, हमारी इकोनॉमी ग्लाइड करे, ग्लाइड पाथ पे चले, यानी कि ऐसे वाले पाथ पे चले, यानी कि हम धीरे धीरे ग्रोथ करते जाएं। पर गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम, जैसे हम नेक्स्ट क्लासेस में और भी पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे अलग अलग दे हैव डिफरेंट वर्क्स टू डू। तो जो हमारा ये इकोनॉमिक ग्रोथ वाला एक कॉन्सेप्ट है, इसी के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आरबीआई को। दे हैव असाइन्ड आरबीआई विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई को दी है वो है प्राइस स्टेबिलिटी आपको मेंटेन रखनी है इंडियन इकोनॉमी में, और दूसरा है ग्रोथ आपको मेंटेन रखनी है। अब हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि प्राइस स्टेबिलिटी अगर कंट्रोल कर लिया हमने तो हम क्या अचीव कर जाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन प्राइमरीली हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी है, बैलेंस मॉनेटरी पॉलिसी है, तो प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी, प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम अचीव कर लेंगे। और इसी फ्रेमवर्क को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन साइन, एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में होता है, राइट, एक आरबीआई दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई दैट इट हैज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आरबीआई to promote economic growth also as well as to maintain price stability. चलिए now instruments of monetary policy। अब देखिए पॉलिसी हमने डिस्कस कर ली, पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी कैसे बनती है वो भी हमने देखा कि पॉलिसी कैसे बन रही है, पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। पर देखिए कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टूल्स चाहिए। कोई भी पॉलिसी हम इंप्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टूल्स चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के अलग अलग टूल्स हैं। अब दो टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया है। पहला जो टाइप है वो है हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स, और दूसरा जो टाइप है हमारा वो है क्वालिटेटिव टूल्स। देयर आर टू काइंड्स, क्वालिटेटिव टूल्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स। सो हमने इंस्ट्रूमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। आज की क्लास में जिन टूल्स को हम डिस्कस करेंगे वो है क्वांटिटेटिव टूल्स, और जैसा नाम से समझ में आ रहा है क्वांटिटी यानी कि मनी की क्वांटिटी, मनी की क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल और रेगुलेट करेंगे। सो ये सारे के सारे भी जितने भी टूल्स हैं क्वांटिटेटिव वाले, इसमें हम मनी की क्वांटिटी या वॉल्यूम को कंट्रोल या रेगुलेट करेंगे, और हमसे मेरा मतलब है आरबीआई। और दूसरा है क्वालिटेटिव टूल्स, यानी कि इस पे हम मनी की क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे देखते हैं। अब जो आज हम टूल्स डिस्कस करेंगे वो है क्वांटिटेटिव टूल्स। These instruments are related to the quantity and volume of money। ये किससे रिलेटेड है, मनी की क्वांटिटी और वॉल्यूम से। जितने भी टूल्स क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर आएंगे वो सारे के सारे डायरेक्टली इंपैक्ट किसको करेंगे, मनी की क्वांटिटी को। That's why these are called quantitative tools। अब देखिए कितने टाइप के हैं, ये बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स के हैं। इसमें पहला हम जब पढ़ेंगे वो कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम कहते हैं CRR। दूसरा हमारे पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम कहते हैं SLR। और इन दोनों को हम साथ में मिलके क्या कहते हैं, वेरिएबल रिजर्व रेशियोज।
व्हाट आर दीज आर वेरिएबल रिजर्व रेशियोज। अगर क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में एग्जाम में कि व्हाट इज वेरिएबल रिजर्व रेशियो, तो याद रखना है कि दोनों की बात हो रही है, सीआरआर और एसएलआर की। फिर हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी एलएफ, इसमें भी हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, रेपो और रिवर्स रेपो। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो हमने देखा बहुत सारे टूल्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं और लेट्स सी हाउ दीज टूल्स वर्क एंड हाउ दे इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी। चलिए अब जो पहला टूल है हमारा वो है कैश रिजर्व रेशियो। इट इज द मिनिमम अमाउंट दैट द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद आरबीआई। अब सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है कि सीआरआर किसके साथ मेंटेन करना है हमें, आरबीआई के साथ, यानी कि सीआरआर का जो अमाउंट है वो किसके साथ मेंटेन करना है हमें, आरबीआई के साथ। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर बैंक में 100 रुपीस का डिपॉजिट आया, ठीक है, किसी ने अगर किसी कमर्शियल बैंक में एक कंज्यूमर ने 100 रुपए डिपॉजिट किए, तो कमर्शियल बैंक को उस डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट ऑफ अमाउंट किसके पास डिपॉजिट करना पड़ेगा, इस 100 रुपए से कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। जो करंटली सीआरआर का रेट है वो है 3%। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 3%। हर 100 रुपए पे 3% जो रुपया है वो कहां जमा हो जाएगा, आरबीआई के पास। तो कमर्शियल बैंक इन 3 रुपए को क्या नहीं कर सकती, फर्दर लेंड नहीं कर सकती, किसी को आगे लोन में नहीं दे सकती। हर 100 रुपए के डिपॉजिट पे 3% पैसा ब्लॉक हो जाएगा और ये पैसा चले जाएगा आरबीआई के पास। किस फॉर्म में जाएगा, कैश फॉर्म में, ठीक है। और ये सारी की सारी कमर्शियल बैंक्स पे लागू होगा। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इट इज द परसेंटेज ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन रिजर्व अगेंस्ट द बैंक टोटल डिपॉजिट। बैंक का जितना भी टोटल डिपॉजिट है उसका 3% क्या होगा, बैंक को, कमर्शियल बैंक को किसके पास जमा करना पड़ेगा, आरबीआई के पास। यानी कि हमें क्या समझ आ रहा है कि हर 100 रुपए पे अगर 3 रुपए आरबीआई के पास जमा कर रहे हैं तो बैंक के पास क्या हो रहा है, मनी सप्लाई कम हो रही है, मनी कंट्रोल कम हुआ। पहले 100 रुपए डिपॉजिट में आया, अगर सीआरआर नहीं होता तो सारे के सारे 100 रुपए कमर्शियल बैंक क्या कर सकती थी, आगे कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को लेंड कर सकती थी, लोन में दे सकती थी। लेकिन अब चूंकि आरबीआई को उसको 3% पैसा जमा करना है, इसीलिए उसके पास क्या हुआ, उसके पास पैसा कम हो गया, यानी कि उसकी पावर कम हो गई लोन देने की। तो सीआरआर क्या कर रहा है, डायरेक्टली मनी सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है। इतनी बात आ गई समझ में। चलिए, यानी कि सीआरआर क्या कर रहा है, किसको अफेक्ट कर रहा है, मनी सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है। और किस फॉर्म में ये आरबीआई के पास डिपॉजिट होगा, कैश फॉर्म में। कैश आपको कमर्शियल बैंक्स को किसके पास डिपॉजिट करना पड़ेगा, आरबीआई के पास। फिर देखते हैं क्या है, बैंक्स डोंट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन दैट मनी। अब इस 100 रुपए पे जो हमने डिपॉजिट किया था कमर्शियल बैंक को, अब कमर्शियल बैंक उस 100 रुपए का 3% यानी 3 रुपए किसको दे देगी, आरबीआई को, कि ये लीजिए सीआरआर का पैसा हमने आपके पास डिपॉजिट कर दिया। और आरबीआई उस 3 रुपए पे कोई भी इंटरेस्ट बैंक को नहीं देगी। बैंक वोंट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट which it has deposit with RBI in the form of CRR। CRR का जो भी पैसा हमने डिपॉजिट किया है आरबीआई के पास, उस पे बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब देखिए, प्राइमरी जो मेजर रीजन है सीआरआर मेंटेन रखने का, वो इसलिए है, कई बार आपने सुना होगा बैंक रन। जैसे रिसेंटली अगर आपको याद हो तो लास्ट टू लास्ट ईयर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या हुआ था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र घाटे में चली गई थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास फंड्स नहीं थे कि अपने डिपॉजिटर्स का जमा किया हुआ पैसा उन्हें वापस लौटा सके। ऐसी सिचुएशन कई बार इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री में भी रही है। इसीलिए सीआरआर को क्या करते हैं, आरबीआई अपने पास मेंटेन रखती है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो एटलीस्ट कुछ पैसा आरबीआई वहां से निकाल के दे दे, ताकि डिपॉजिटर्स को स्पेसिफाई किया जा सके, उन्हें शांत किया जा सके कि आपका कुछ पैसा अभी भी हमारे पास सेफ है, जमा है। सारा का सारा पैसा अगर लोन में चले जाएगा और बैंक अगर बैंक रन हो गया, बैंक डूब गई, तो डिपॉजिटर्स का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और आरबीआई इज वन ऑफ द एंटिटी जिसको अपने डिपॉजिटर्स को क्या देना है, अश्योरेंस देना है। ये भी एक प्राइमरी फंक्शन है आरबीआई का। चलिए, एक और चीज याद रखनी है, ये सिर्फ और सिर्फ कैश फॉर्म में ही जाएगा, ठीक है। अब देखो, सीआरआर हमने देख लिया कि अगर 100 रुपए फॉर एग्जांपल डिपॉजिट गया तो 3 रुपए, जैसा कि अभी 3% का रेट सीआरआर का चल रहा है, तो 3 रुपए क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो एक तो सीआरआर क्या कर रहा है, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, यानी कम कर दिया। पहले क्या था, 100 रुपए उसके पास आए, लेकिन अब वो 97 रुपीज ही लोन में दे सकता है, 3 रुपए उसको आरबीआई को जमा करना। तो पहली बात तो मनी सप्लाई कम हो गया,
तो हमें क्या समझ में आ रहा है, लोनेबल फंड्स भी कम हो गए, मनी सप्लाई कम हुआ यानी कि लोनेबल फंड्स भी कम हो गए। अब बैंक की जो पहले लोन देने की क्षमता ज्यादा थी अब वो कम हो गई है। चलिए इतना समझ में आया। तो यही है सीआरआर की कहानी, और भी देखेंगे आगे डिटेल में कि जो बेसिक डिफरेंसेस सीआरआर और एसएलआर में आएंगे वो हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा एसएलआर। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और मैंने आपको बताया दोनों को मिलकर हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रिजर्व रेशियोज। सीआरआर जैसा ही सेम एसएलआर भी है, ठीक है। एसएलआर और सीआरआर में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि सीआरआर हैज टू बी मेंटेन्ड विद आरबीआई। सीआरआर वाला पैसा बैंक्स को कहां जमा करना है, आरबीआई के पास, लेकिन एसएलआर का पैसा बैंक खुद अपने पास रख सकती है। ये पैसा किसी और को नहीं देना है, बैंक ये पैसा अपने पास खुद रख सकती है। और किस फॉर्म में रख सकती है, वो चाहे तो कैश में रख ले, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे, या फिर गवर्नमेंट की अप्रूव्ड सिक्योरिटीज भी खरीद सकती है। अब देखिए सीआरआर में तो 3% पैसा ब्लॉक हो रहा था, लेकिन एसएलआर का जो करंट रेट है वो है 18%, ठीक है। तो दोनों ही पैरामीटर्स क्या कर रहे हैं, सीआरआर और एसएलआर दोनों ही रेशियोज क्या कर रहे हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उधर 100 रुपए पे 3 रुपए ब्लॉक हुए, बचे 97 रुपीज। अब उस 97 रुपीज में से भी कमर्शियल बैंक्स को क्या करना है, उस 97 रुपीज का 18% क्या करना है, अपने पास रखना है, ताकि उस पैसे को कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मेंटेन कर सके। और इस 18% को भी वो लोन में नहीं दे सकते। तो अब अगर 100% यानी कि 100 रुपीज बैंक के पास डिपॉजिट में आया, तो उसके पास कितना पैसा है लोन में देने के लिए, 18 और 3 21 रुपीज कट गए। अब इतना पैसा कटने के बाद हमारे पास 79 रुपीज के आसपास अमाउंट बचा है कि जो बैंक लोन में दे सकती है। तो एक चीज यहां से बहुत क्लियर है कि सीआरआर और एसएलआर दोनों ही रेशियोज क्या कर रहे हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि जब जब सीआरआर और एसएलआर बढ़ेगा तो अमाउंट ज्यादा ब्लॉक होगा, अमाउंट ज्यादा ब्लॉक होगा मतलब बैंक की लोनेबल कैपेसिटी कम होगी। तो व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन सीआरआर एंड एसएलआर, मनी सप्लाई विल बी रेगुलेटेड, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और जब जब सीआरआर और एसएलआर कम होंगे, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। लेट्स सी, दीज आर टू बी मेंटेन्ड विद द बैंक देमसेल्फ। सीआरआर बैंक को आरबीआई के पास रखना है और एसएलआर बैंक को अपने ही पास मेंटेन करना है। अब देखिए कुछ सिमिलरिटीज है और कुछ डिससिमिलरिटीज है। देखते हैं कि एसएलआर और सीआरआर में प्राइमरी डिफरेंस क्या है। CRR is the percentage of money which the bank has to keep with the Central Bank of India in form of cash. जो भी डिपॉजिट्स आएंगे उसका एक फिक्स अमाउंट बैंक को किसको देना पड़ेगा, आरबीआई को देना पड़ेगा। और किस फॉर्म में देना पड़ेगा, कैश में। लेकिन एसएलआर क्या है, एसएलआर बैंक को आरबीआई को नहीं देना है, एसएलआर वाला पैसा जो है बैंक अपने पास रख सकती है। तो टोटल डिपॉजिट्स का जो पैसा होगा, एक फिक्स अमाउंट चले जाएगा आरबीआई को जो कि अभी फिलहाल में 3%, और एक फिक्स अमाउंट चले जाएगा एसएलआर का बैंक को खुद, यानी कि बैंक अपने पास रख सकती है जो कि है अभी 18%। तो इतना पैसा 100% डिपॉजिट पे इतना पैसा ब्लॉक हो जाता है, बाकी पैसे को बैंक यूज कर सकती है लोनेबल फंड्स में देने के लिए। और बैंक ऐसी एंटिटी, वी ऑल नो दैट बैंक इज अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। बैंक मेक्स इट्स प्रॉफिट बिटवीन डिपॉजिट एंड लेंडिंग। डिपॉजिट और लेंडिंग के बीच का प्रॉफिट है वो बैंक का अपना प्रॉफिट है। और बैंक सब जाहिर सी बात एक बिजनेस एंटिटी। चलिए नाउ रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ, सीआरआर किस फॉर्म में रखा जाता है, कैश फॉर्म में। और एसएलआर कैश में भी रख सकते हैं, गोल्ड में भी रख सकते हैं, और हम इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी रख सकते हैं। और हम से मेरा मतलब है फिर वही कमर्शियल बैंक्स। कंफ्यूज नहीं होना, अगर हम कहें तो कमर्शियल बैंक्स की बात हो रही है। कैश एंड अदर एसेट्स लाइक गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और स्टेट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है उनको हम जनरल लैंग्वेज में ट्रेजरी बिल बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी एक टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही है। नाउ इफेक्ट, अब इफेक्ट हमने अभी कुछ देर पहले देखा था। सीआरआर और एसएलआर क्या कर रहे हैं, मनी सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं। कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, अगर सीआरआर और एसएलआर बढ़ रहे हैं तो मनी सप्लाई कम हो रहा है, और अगर सीआरआर और एसएलआर कम हो रहे हैं तो मनी सप्लाई बढ़ रहा है। तो सेम इफेक्ट यहाँ भी देखने को मिलता है। इट कंट्रोल्स एक्सेस मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। अगर आरबीआई को लग रहा है कि मार्केट में कैश फ्लो ज्यादा है और लोनेबल फंड्स उनको कम करने हैं, वो नहीं चाहते कि बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दे, तो क्या करेंगे, सीआरआर बढ़ा देंगे, एसएलआर बढ़ा देंगे। ज्यादा पैसा ब्लॉक हो जाएगा तो बैंक्स की पावर कम हो जाएगी, वो लोनेबल फंड ज्यादा नहीं दे पाएंगे। सेम गोज विद द एसएलआर। नाउ मेंटेन विद आरबीआई एंड बैंक इटसेल्फ। रेगुलेट्स लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, क्रेडिट ग्रोथ इन द इकोनॉमी।
ये डायरेक्टली कैश को कंट्रोल कर रहा है और ये क्रेडिट ग्रोथ इन द इकोनॉमी को। अगर 18% अगर ब्लॉक किया आपने तो क्रेडिट ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि लोनेबल फंड्स को कंट्रोल कर रहा है। जितना कम एसएलआर उतने ज्यादा लोनेबल फंड्स बैंक के पास होंगे, और जितना ज्यादा एसएलआर उतने कम लोनेबल फंड्स बैंक के पास होंगे। इंटरेस्ट ऑन रिजर्व, हमने देखा था सीआरआर में बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। आरबीआई डू नॉट गिव एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड एज सीआरआर विद देम। जो भी पैसा सीआरआर के रूप में उनके पास जमा है उस पैसे पे आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं पे करता है। लेकिन एसएलआर का जो पैसा बैंक ने अपने पास रख रखा है उस पे बैंक अगर चाहे तो प्रॉफिट भी बना सकती है और इंटरेस्ट भी। लेट्स सी हाउ। एग्जांपल देखिए, अब हमने देखा कि बैंक कहां इन्वेस्ट कर सकती है, कैश में भी रख सकती है, गोल्ड में रख सकती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब देखिए, गोल्ड में प्रॉफिट बना सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आज का गोल्ड का प्राइस है 1 लाख रुपीस, एक महीने बाद हो गया 1.5 लाख रुपीस फॉर एग्जांपल ना, तो ये 1.1 से 1.5 का जो प्रॉफिट है वो किसका प्रॉफिट हो गया, बैंक का। तो बैंक एसएलआर के पैसे पे प्रॉफिट अर्न कर सकती है, वैसे इंटरेस्ट भी कमा सकती है। मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उन्होंने आज 8% पे ली और इसको सेल आउट कर दिया 9% पे, तो जो ये 1% का गेन है वो किसका गेन हो गया, बैंक का अपना इंटरेस्ट गेन हो गया। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब देखिए कैसी फैसिलिटी है, लिक्विडिटी को एडजस्ट करने वाली। लिक्विडिटी से मेरा मतलब है सीधे सीधे कैश। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम बात किसकी कर रहे हैं अभी, कमर्शियल बैंक्स की। अब देखिए बैंक के पास दो सिचुएशन होगी, या तो क्या होगा कम पैसा होगा, या तो क्या होगा ज्यादा पैसा होगा। अब ये टूल क्या करता है, इन दोनों ही सिचुएशंस में बैंक को कौन से स्टेप उठाने हैं, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो जो है वहां बैंक को हेल्प करता है कि ऐसी सिचुएशन में आप कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हो। अब देखिए अगर कम पैसा है कमर्शियल बैंक के पास तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अगर उनके पास पैसा नहीं है तो लोन नहीं दे पाएंगे, लोन नहीं दे पाएंगे तो प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। और जैसे हमने देखा बैंक इज द प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, बैंक को तो क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। डिपॉजिट लाएंगे कहीं से और उसी पैसे को लोन में दे देंगे, बीच में अपना इंटरेस्ट मार्जिन कवर कर लेंगे। पर अगर मान लीजिए उनके पास पैसा है ही नहीं, कम पैसा है, तो उन्हें पैसे की जरूरत है। अब पैसे की जरूरत है तो किसके पास जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज ऑल्सो नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये हमेशा याद रखना है, इट वाज आस्क्ड इन प्रीलिम्स आल्सो। सो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमेशा याद रखना है कि हु इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। और क्यों कहा गया है, इसीलिए कि जब बैंक्स को खुद को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो कहां जाती है, आरबीआई के पास। अब मान लीजिए बैंक के पास पैसा बिल्कुल कम है, उन्हें क्या चाहिए, लोन। लोन चाहिए तो कहां जाएगी, आरबीआई के पास, और आरबीआई क्या दे देगा, उन्हें लोन दे देगा। अब आरबीआई लोन कैसे देता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और सेम वैसे ही दूसरा पैरामीटर है हमारे पास, अगर बैंक के पास ज्यादा पैसा है, सरप्लस पैसा, कोई लोन लेने को तैयार नहीं है, तो बैंक इस पैसे क्या करेगी, आरबीआई के पास डिपॉजिट भी कर सकती है। अब ये मैकेनिज्म देखते हैं कि लोन लेने का मैकेनिज्म क्या है आरबीआई से और डिपॉजिट करने का मैकेनिज्म क्या है। जो लोन लेने का मैकेनिज्म है आरबीआई से उसी को हम क्या कहते हैं, रेपो, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। रेपो का फुल फॉर्म क्या है, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। और इसी प्रोसेस को जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसी को हम कहते हैं रेपो, उसी प्रोसेस को। और ऐसी सिचुएशन जब बैंक अपने एक्सेस मनी को क्या करती है, बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट करती है, उस सिचुएशन में कौन सा टूल काम में आता है, रिवर्स रेपो। और ये दोनों ही टूल्स किसके पार्ट हैं, एलएएफ के, यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के। लेट्स सी हियर, ये देखिए, इट इज अ टूल टू एडजस्ट द लिक्विडिटी ऑफ द बैंक्स। मतलब लिक्विडिटी कैसे एडजस्ट करेंगे, अगर लो लिक्विडिटी है तो लोन ले लेंगे, किस विंडो के थ्रू लोन लेंगे, रेपो के थ्रू लोन लेंगे। और अगर हमारे पास हाई लिक्विडिटी है यानी कि कमर्शियल बैंक्स के पास, तो एक्सेस पैसे को क्या करेगी, एक्सेस सप्लाई को कहां डिपॉजिट कर देगी, आरबीआई के पास। किस विंडो के थ्रू डिपॉजिट करेगी, रिवर्स रेपो के थ्रू। तो नाउ लेट्स सी हाउ द रेपो रेट वर्क्स। और एलएफ में यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में हमारे पास दो विंडोज है, एक है रेपो रेट और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। लेट्स सी द रेपो फर्स्ट। अब देखिए रेपो का फुल फॉर्म हमने देख लिया, रीपर्चेस ऑब्लिगेशन।
अब क्या हो रहा है, जब बैंक को लोन की जरूरत है, बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट है, कहां गई वो, आरबीआई के पास। और देखिए रेपो की डेफिनेशन जो है वो यही है कि रेपो इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट द कोलेटरल विच इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रेपो क्या है, रेपो कुछ नहीं है, रेपो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आरबीआई क्या करती है, अपने कस्टमर्स यानी कि कमर्शियल बैंक्स को एक शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन देती है अगेंस्ट कोलेटरल। हम जब भी किसी को लोन देते हैं तो कोई कोलेटरल रखवाते ही हैं, आपने सुना होगा जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो कोई कोलेटरल रखना पड़ता है, कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है, उसके अगेंस्ट में हमें क्या मिलता है, लोन मिलता है। तो सेम रेपो भी एक ऐसा मैकेनिज्म है, जब जब बैंक्स को पैसे की जरूरत होती है तो इसी मैकेनिज्म के थ्रू बैंक्स भी क्या करती हैं, लोन रेज करती हैं आरबीआई से। सो रेपो इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ व्हाट, ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, अब देखिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई को पैसा देना है किसको, बैंक को, और बैंक को आरबीआई को क्या देना है, कोलेटरल। तो बैंक आरबीआई को क्या दे देगा, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इसी गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज के बदले आरबीआई बैंक को क्या दे देगा, मनी। ये तो हो गई एट द टाइम ऑफ बोरोइंग की बात। जब जब बैंक रेपो में पैसा लेगी तो कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, बैंक को आरबीआई को देना होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले में आरबीआई दे देगा पैसा किसको, बैंक को। लेकिन ये कितने टाइम के लिए, ड्यूरेशन कितना है इसमें, शॉर्ट टर्म। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ रेपो इज द मैकेनिज्म फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, और ये कब तक रहता है, ओवरनाइट टू 14 डेज, एक दिन से लेके 14 डेज तक। रेपो का विंडो इतना ही है, शॉर्ट टर्म। जब भी हम रेपो सुनेंगे तो दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म लोन की बात हो रही है, यानी कुछ दिनों के लिए बैंक ने क्या किया, आरबीआई से लोन लिया हुआ। अब देखिए ये तो होगी बोरोइंग की सिचुएशन, बैंक को लोन चाहिए था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दो भाई साहब, आरबीआई आपको पैसा दे देगी। पर अब देखिए, अब जब रिटर्निंग का टाइम आया, रिटर्निंग का टाइम यानी कि 14 डेज कंप्लीट होने आए, अब बैंक को आरबीआई क्या देना है, वापस पैसा देना है विद इंटरेस्ट, और बदले में आरबीआई क्या दे देगी आपको, आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने यहां पर गिरवी रखी थी कोलेटरल के तौर पे, वो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस मिल जाएगी। तो अब क्या हुआ, 14 डेज के बाद की कहानी क्या है, आरबीआई को बैंक क्या दे देगी, मनी, और बदले में बैंक आरबीआई बैंक को क्या दे देगा, अपना रखा हुआ कोलेटरल यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब देखिए एक और यहां कैच पॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए का लोन चाहिए, अगर बैंक को, मान लीजिए बैंक को आरबीआई से 100 रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक को कितने रुपए का कोलेटरल रखना पड़ेगा, 100 रुपए का कोलेटरल रखना पड़ेगा। यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फेस वैल्यू कितनी, फेस वैल्यू मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 100 रुपए। बैंक ने आरबीआई को 100 रुपए की फेस वैल्यू की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दी। अब बदले में आरबीआई को बैंक को क्या दे देना चाहिए, 100 रुपए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बैंक आरबीआई क्या करेगा, अपना इंटरेस्ट रेट पहले ही कट कर लेगा। अगर मान लीजिए 4% रेपो के हिसाब से बैंक को आरबीआई ने लोन दिया, तो वो 4% पैसा आरबीआई पहले ही कट कर लेगा, यानी कि आरबीआई 96 रुपीज ही देगा और 4 रुपए अपने पास रख लेगा। तो इनिशियली बैंक ने क्या दिया, 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी, और उसको बदले में पैसा कितना मिला, 96 रुपीज। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट पहले ही कट कर लिया। लेकिन जब 14 डेज बाद या उससे पहले जब भी बैंक वापस पैसा देगी, तब क्या होगा, बैंक को कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे आरबीआई को, पूरे के पूरे 100 रुपीज, क्योंकि आपको क्या कराना है, अपना ये वाला जो कोलेटरल आपका रखा हुआ है वो फ्री कराना है। तो बैंक आरबीआई को अपना 100 रुपीज दे देगी, और बदले में 100 रुपीज के आरबीआई बैंक को अपना पुराना रखा हुआ कोलेटरल वापस दे देगी। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रेपो। इतनी बात समझ में आ गई। सेम ऐसा ही मैकेनिज्म है रिवर्स रेपो का। नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ रिवर्स रेपो। अब देखिए रिवर्स रेपो में क्या हो रहा है, हमने देखा था रेपो वाली सिचुएशन कब आएगी, जब बैंक के पास पैसा कम है। लेकिन रिवर्स रेपो वाली सिचुएशन कब आ रही है, जब बैंक के पास मनी क्या है, एक्सेस है। एक्सेस मनी यानी कि पैसा ज्यादा है, कोई लोन लेने वाला नहीं है, लोन लेने वाला नहीं है तो बैंक आइडल तो रख नहीं सकता पैसे को, क्योंकि बैंक को तो प्रॉफिट चाहिए। तो बैंक इस पैसे को क्या करती है,
आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देती है। अब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बैंक से एक्स्ट्रा जो सप्लाई है मनी की या एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, एक्स्ट्रा कैश है, वो अपने पास डिपॉजिट करा लेगा और बदले में क्या होगा, आरबीआई उन्हें उस अमाउंट का क्या दे देगा, अपना कोलेट्रल दे देगा। और ये कैसा कोलेट्रल है, सेम जो रेपो में दे रहे थे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। पूरी की पूरी कहानी वही चल रही है। एक जो रेपो वाला मैकेनिज्म है उसमें बैंक को लोन की जरूरत है और दूसरे मैकेनिज्म में बैंक अपना एक्सेस मनी कहां पार्क कर रही है, आरबीआई के पास। आरबीआई ने बैंक से क्या ले लिया, एक्स्ट्रा कैश ले लिया। अब देखिए आप लोग सोचेंगे कि सर आरबीआई को क्या प्रॉफिट है ये एक्स्ट्रा कैश सक करने में, तो देखिए आई टोल्ड यू कि आरबीआई का प्राइमरी मोटिव क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी रखना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। और इन्फ्लेशन और प्राइस स्टेबिलिटी कैसे कंट्रोल रहेगी, जब मनी सप्लाई कंट्रोल रहेगा। अगर बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आरबीआई नहीं चाहेगा कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े, तो उसी मनी सप्लाई को सक करने के लिए बैंक से क्या करेगा, आरबीआई एक्स्ट्रा पैसा खींच लेगा और उस एक्स्ट्रा पैसे के बदले वो बैंक को क्या दे देगा, कुछ इंटरेस्ट दे देगा। ठीक है, बैंक ने पैसा दिया आरबीआई को, आरबीआई उस पैसे के बदले कोलेट्रल दे देगा बैंक को और एक्स्ट्रा पैसे भी देगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो ये दोनों ही बातें क्या हुई, रेपो की और रिवर्स रेपो की। तो अगर कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज एलएफ, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, सो इट्स अ काइंड ऑफ फैसिलिटी व्हिच एडजस्ट द मनी सप्लाई, यानी कि लिक्विडिटी को एडजस्ट करने वाली फैसिलिटी। इसमें हमारे पास दो टूल्स हैं, एक रेपो है, ऐसा टूल जब बैंक को लोन की जरूरत है, और एक है रिवर्स रेपो, जब बैंक के पास एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ कैश है यानी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, उसको आरबीआई सक कर लेगा, यानी कि आरबीआई अपने पास डिपॉजिट रख लेगा और उसके बदले बैंक को कुछ इंटरेस्ट और कोलेट्रल दे देगा। इतनी बात समझ में आई? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए अब वही बात है रेपो रेट की जो हमने एक्सप्लेन कर लिया। रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू कमर्शियल बैंक्स, क्या दे रहा है, कमर्शियल बैंक्स को लिक्विडिटी मतलब लोन दे रहा है फॉर ओवरनाइट पर्पस अप टू 14 डेज। याद रखिएगा, नोट डाउन कि ओवरनाइट से लेके 14 डेज तक, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन मैकेनिज्म है। याद रखना है, रेपो इज अ शॉर्ट टर्म लोन मैकेनिज्म। बैंक रेट और रेपो के साथ कभी कभी कंफ्यूजन होता है, सो डोंट वरी, बैंक रेट अभी हम डिस्कस करेंगे, बट आपको पता है रेपो रेट में अप टू 14 डेज तक, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन का मैकेनिज्म है। Under this, there is an agreement which involves repurchase of securities by the commercial bank. अब देखिए आप कहेंगे सर ये repurchase of securities क्या है? हमने यहाँ देखा था कि बैंक ने अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई को दी, आरबीआई ने पैसा दे दिया, बात खत्म हो गई। और सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लग रहा हो कि सर इंटरेस्ट दे दिया बात खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक को क्या करना है, बैंक ने जो कोलेट्रल अपना गिरवी रखा है उसको वापस रीपर्चेज भी तो करना है, इसीलिए टूल का नाम है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। तो इस पूरे मैकेनिज्म में बैंक के लिए ये ऑब्लिगेशन है कि आपने इनिशियली जो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लोन में रखी है यानी एज अ कोलेट्रल, उसको आपको वापस रीपर्चेज भी करना है एट इट्स फेस वैल्यू। क्योंकि 96 रुपीज यहाँ बैंक को मिले थे आरबीआई से, लेकिन बैंक ने कितना पैसा चुकाया, 100 रुपीज, क्योंकि फेस वैल्यू कितनी थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, 100 रुपीज। तो ये क्या होगा, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, यानी कि लोन के 14 दिनों बाद या उससे पहले पहले तक क्या हुआ, आपको यानी कमर्शियल बैंक को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस लेनी है और आरबीआई को उसका पैसा यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपको देना है। सो दिस इज नोन एज रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। ठीक है, चलिए नाउ रिवर्स रेपो रेट एट विच आरबीआई एब्सॉर्ब ओवरनाइट लिक्विडिटी अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। सेम वही बात है, जब बैंक के पास एक्स्ट्रा कैश है उस कैश को बैंक अपना पैसा कहां जमा कर देगी, आरबीआई के पास, और आरबीआई उस पैसे के बदले बैंक को क्या दे देगी, कुछ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट दे देगी और कोलेट्रल भी दे देगी। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं बैंक रेट क्या है। सिंपल सी बात है, अब जो मैकेनिज्म ज्यादा यूज में है वो है रेपो रेट। आपको पेपर में भी, न्यूज़पेपर में भी हमेशा यही सुनने को मिलेगा। फिलहाल में एक डोरमेंट टूल है, डोरमेंट टूल मतलब आरबीआई भी इसको ज्यादा यूज नहीं करती। पर रेपो में हमने देखा कि रेपो इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड शॉर्ट टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक। वैसे ही ये भी एक सेम मैकेनिज्म है, इसमें भी लोन्स आरबीआई किसको देता है, कमर्शियल बैंकों के, लेकिन कैसे देता है, लॉन्ग टर्म के लिए। कैसे देता है, लॉन्ग टर्म के लिए। रेपो में हम ले रहे थे शॉर्ट टर्म के लिए और बैंक रेट में लोन आरबीआई दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए और कमर्शियल बैंक्स। चलिए, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स
टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। तो रेपो हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक रेट हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। नो रीपर्चेज ऑब्लिगेशन इज देयर अंडर बैंक रेट, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाली यहाँ कोई बातचीत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका ऑब्लिगेशन है कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपनी वापस लेनी है एज अ कोलेटरल, यहाँ कोलेटरल वाली कोई भी बात नहीं हो रही है। और बैंक रेट्स इन्फ्लुएंस द लेंडिंग रेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, और जो बैंक रेट है वो क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक के लेंडिंग रेट को भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी बैंक ने बैंक रेट से लोन लिया, बैंक का रेट था 6%, यानी कि 100 रुपए पे उसको इंटरेस्ट कितना लगा, 6%। तो इस पैसे को जब बैंक फर्दर लोन में देगी तो क्या लगता है आपको, 6% हो गया, उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा, मे बी 7% हो सकता है, 8% हो सकता है, क्योंकि बैंक भी उस पैसे को क्या कर रही है, कहीं और से ला रही है। बैंक ने 6% के इंटरेस्ट पे आरबीआई से पैसा लिया, और उसी पैसे को जब वो आगे लोन में देगी तो 6% से ज्यादा में देगी, इसीलिए क्योंकि उसको प्रॉफिट बनाना है। एज वी डिस्कस, बैंक इज द प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, सो बैंक रेट इन्फ्लुएंस द लेंडिंग रेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। Very good. Now let's see what are the similarities between bank rate and repo rate. First we will see repo and then bank rate. RBI determines the rate. repo rate कौन determine कर रहा था, RBI, क्योंकि lending firm कौन है, lending entity कौन है, RBI, तो RBI decide करेगा। बैंक रेट में भी लोन कौन दे रहा है, RBI दे रहा है, तो जाहिर सी बात है RBI देगा, SBI तो दे नहीं देगा। बैंक टेक लोन फ्रॉम RBI, रेपो विंडो के थ्रू लोन कौन ले रहा है, बैंक्स ले रही हैं, किससे ले रही हैं, आरबीआई से। सेम बैंक रेट में भी है, बैंक में भी लोन कौन ले रहा है, कमर्शियल बैंक, तो दोनों जगह लेंडर कौन है, आरबीआई। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। चलिए, नाउ कंट्रोल्स मनी फ्लो एंड इन्फ्लेशन रेट, रेगुलेट्स इकोनॉमी। अब क्या होता है, रेपो रेट और बैंक रेट दोनों ही क्या करते हैं, मनी फ्लो को और इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल और डिटरमाइन करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, रेपो से जितना पैसा बैंक को आरबीआई ने दिया, सेम बैंक रेट में भी क्या कर रही है बैंक, आरबीआई से पैसा ले रही है, दोनों ही रेट्स क्या करेंगे, मनी फ्लो को कंट्रोल करेंगे। अगर मान लीजिए हाई परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट पे पैसा दिया तो बैंक कम पैसा लेगी, कम पैसा लेगी तो मार्केट में मनी सप्लाई कम जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। और अगर आरबीआई को मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ानी है तो आरबीआई क्या करेगी, मनी सप्लाई और बैंक रेट रेपो रेट और बैंक रेट दोनों कम कर देगी, अपनी ब्याज की दरें गिरा देगी। जब जब वो ब्याज की दरें गिराएगी तो ज्यादा से ज्यादा बैंक्स क्या होंगी, प्रमोट होंगी, और वो ज्यादा से ज्यादा लोन लेके जाएंगे, और किसको देंगी, कस्टमर्स को, अपने जितने भी कस्टमर्स हैं बैंक के उनको वो पैसा दे देगी। तो जब जब आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ानी है मार्केट में तो वो रेपो रेट और बैंक रेट को कम कर देंगी, और जब भी आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी है तो बैंक रेट और रेपो रेट को बढ़ा देंगी, ताकि वो डीमोटिवेट करें बैंक्स को कि आप लोन मत लीजिए। इफ इन केस फिर भी किसी बैंक को बहुत ज्यादा ही जरूरत है तब वो लोन ले सकते हैं। और जब जब मनी सप्लाई कंट्रोल में रहेगी तो मनी का फ्लो भी कंट्रोल में रहेगा, एज वी डिस्कस, और मनी का फ्लो कंट्रोल में रहेगा तो इन्फ्लेशन रेट भी कंट्रोल में रहेगा। और जितना ज्यादा कंट्रोल में इन्फ्लेशन रहेगा उतना ही हमारा कंट्रोल किस पे रहेगा, यानी कि आरबीआई का इंडियन इकोनॉमी पे। सो इतना क्लियर है। चलिए लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। अच्छा ये और बचा है, ठीक है, देखते हैं डिसिमिलरिटीज बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट। अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा, सिमिलरिटीज देखी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दोनों में सिमिलर है। अब देखिए डिफरेंस देखते हैं। एक तो डिफरेंस हमें बेसिक याद है कि दोनों का टेन्योर अलग है। रेपो रेट में टेन्योर कैसा है, शॉर्ट टर्म का टेन्योर है, ओवरनाइट से 14 डेज का, और 14 डेज से ज्यादा होगा तो बैंक रेट की बात हो रही है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन की बात हो रही है। बैंक पेज टू रीपर्चेज द सिक्योरिटी। हमने देखा था रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, रेपो का मतलब ही है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन कि आपको अपनी कोलेटरल छुड़ानी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोलेटरल वाला कोई इशू नहीं है। बैंक रीपे द लोन विद द इंटरेस्ट अमाउंट, तो यहाँ आपको कोलेटरल नहीं छुड़ाना है, यहाँ सिर्फ बैंक को क्या करना है, जिस ब्याज दर से बैंक ने पैसा लिया था प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों रिटर्न कर देंगी और यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी। तो रेपो इज द रीपर्चेज ऑब्लिगेशन और बैंक रेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी अमाउंट डिसाइड हुआ हो इंटरेस्ट रेट वो और प्लस प्रिंसिपल बैंक रिटर्न कर देंगी और ये बैंक रेट यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। चलिए ओवरनाइट फंड्स विद 1 डे टेन्योर या ओवरनाइट टू 14 डेज, ठीक है, एक दिन से लेके 14 दिन तक ये मैकेनिज्म काम करता है और ये टेन्योर कितना है 14 डेज टू 28 डेज। अगर 14 डेज से ज्यादा के लिए लोन चाहिए बैंक्स को तो अप टू 28 डेज इस टेन्योर में ले सकते हैं, इस मैकेनिज्म के अंदर ले सकते हैं। और ये कौन सा मैकेनिज्म है, बैंक रेट,
do not forget the basic differences, okay, because these are going to come in your examination. Prelims is all about the concepts. जितने ज्यादा आपके concept depth में clear रहेंगे उतने ही ज्यादा आपके questions easy होंगे. Now let's see short term needs of the commercial bank. बैंक को अगर 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए जरूरत है तो रेपो में पैसा ले लेगा, ठीक है. It impacts the liquidity rate in the banking system. और मैंने जैसा आपको बताया था liquidity तो control दोनों ही rates कर रहे हैं. Long term needs of the commercial bank, it affects the lending rates in the country. अगर ज्यादा दिन के लिए 14 से ज्यादा दिन के लिए तो बैंक रेट में पैसा ले लेंगे लोन में, ठीक है. और कैसे ये लेंडिंग रेट को अफेक्ट करता है, अगर बैंक रेट में बैंक ने क्या लिया है 6% इंटरेस्ट पे ब्याज पे पैसा लिया है तो वो 6% पे तो अपने कस्टमर को दे नहीं देगा, 6% से ज्यादा पे ही देगा, मे बी 7%, 8%, क्योंकि बैंक क्या है प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है. तो क्या कर रहा है बैंक रेट, क्या कर रहा है लेंडिंग रेट्स को अफेक्ट कर रहा है. अगर बैंक ने 6% पे लिया है तो वो 7%, 8% में भी 9% पे भी लोन में दे सकता है. अगर कम पे लिया है तो इसमें थोड़ा और कम हो जाएगा, लेकिन बैंक रेट से हमेशा लोन के रेट्स ज्यादा ही होंगे, लोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो हमेशा ज्यादा होंगे. डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ द बैंक. और रेपो रेट क्या है बैंक के इंटरेस्ट रेट को ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है, लेकिन हमारा बैंक रेट जरूर करता है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है. एवरीथिंग इज क्लियर क्लास? ओके, लेट्स सी नाउ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? अब सपोज रेपो में हम क्या कर रहे हैं, हम यानी कमर्शियल बैंक्स, दे आर आस्किंग फॉर लोन्स फ्रॉम हूम, आरबीआई. पैसा किसको चाहिए, बैंक को चाहिए. किससे चाहिए, आरबीआई से चाहिए. आरबीआई ने पैसा दे दिया, रेपो में बात खत्म हो गई, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला कोलेटरल रख दिया. अब सपोज कीजिए आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बची ही नहीं, देन टू आपको पैसे की जरूरत है. आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक के पास नहीं है लेकिन बैंक को फिर भी जरूरत है. तो ऐसी सिचुएशन के लिए आरबीआई ने क्या इंट्रोड्यूस किया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी व्हिच इज आल्सो नोन एज एमएसएफ. अब देखिए ऐसी सिचुएशन आई कि बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है और उसको लोन चाहिए, तो क्या होगा, बैंक को अगर ऐसी सिचुएशन में लोन चाहिए तो बैंक अपना एसएलआर कोटा वाला जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसने एसएलआर कोटा में खरीदी, क्योंकि हमने देखा सीआरआर का पैसा तो आरबीआई के पास लॉक हो गया, लेकिन एसएलआर वाले पैसे से बैंक क्या कर सकती है, कैश भी मेंटेन कर सकती है, गोल्ड भी कर सकती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कर सकती है. तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि बैंक को लोन चाहिए और उनके पास नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है तो वो एसएलआर कोटा से यानी कि जो 18% पैसे से उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी हैं उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई के पास प्लेज करके एज अ कोलेटरल क्या ले सकती हैं, लोन ले सकती हैं. लेकिन रेपो से ज्यादा इंटरेस्ट आपको एमएसएफ में पे करना होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एसएलआर कोटा वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज कर रहे हो. और आरबीआई ने एसएलआर कोटा और सीआरआर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि बैंक का बफर पैसा वहां जमा रहा है यानी डिपॉजिटर्स को सिक्योरिटी मिले. पर आप क्या कर रहे हो, जो बफर वाला अमाउंट है उससे जो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है उसके अगेंस्ट में आप लोन ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट रेट क्या करना है, ज्यादा पे करना है. तो एमएसएफ इज सेम लाइक रेपो, देयर इज वन बेसिक डिफरेंस ओनली व्हिच इज द एसएलआर कोटा गवर्नमेंट सिक्योरिटी विल बी प्लेस्ड. ठीक है, रेपो में आप नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख रहे हो, लेकिन आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपको लोन चाहिए लेकिन आपके पास नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में अपने एसएलआर कोटा से अपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है उसको कुछ दिनों के लिए एमएसएफ विंडो के थ्रू प्लेज करके पैसा ले सकते हो. लेट्स सी, इट इज एन ओवरनाइट फैसिलिटी फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. और देखिए ये जितने भी टूल्स हैं हम किसके पर्सपेक्टिव में अभी बात कर रहे हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं. और ऐसा बिल्कुल नहीं है बाकी बैंक्स को इन टूल्स का फायदा नहीं मिलेगा, बाकी बैंक्स यूज नहीं कर सकती, ऑल्दो दे कैन यूज, बट देयर आर स्लाइट डिफरेंसेस इन ईच एंड एवरी बैंक. जब बैंकिंग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सो देन वी विल डिस्कस व्हिच काइंड ऑफ बैंक्स हैव द बेसिक डिफरेंसेस इन एसएलआर एंड सीआरआर कोटास. ओके, चल, तो इट इज एन ओवरनाइट फैसिलिटी फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू बोरो एन एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी. सो ऐसा समय आया जब आपके पास नॉर्मल सिक्योरिटी नहीं है तो उस समय आप अपनी एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी रख के ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकते हैं. इट इज अ लिक्विडिटी सपोर्ट अरेंजमेंट प्रोवाइडेड इफ आरबीआई डू नॉट हैव सिक्योरिटीज अबव एसएलआर लिमिट. सॉरी, यहाँ बैंक का है, ठीक है, इट्स मिस टाइपिंग, इट्स टाइपो एरर. यहाँ बैंक्स आएगा, जब बैंक्स के पास क्या नहीं है एसएलआर, जब बैंक्स के पास नॉर्मल सिक्योरिटी नहीं है तो उस समय अपनी एसएलआर कोटा की सिक्योरिटीज रख के एमएसएफ विंडो के थ्रू लोन ले सकती हैं. एमएसएफ एंड रेपो आर जस्ट सेम, द ओनली बेसिक डिफरेंस इज इन एमएसएफ यू हैव टू प्लेज द एसएलआर कोटा सिक्योरिटीज and in repo banks were pledging the normal government securities. That's it. Now the rate of interest charge is
अबव रेपो, अबव रेपो। यहां जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो रेपो की दरों से ज्यादा होगा, ठीक है। और कितना ज्यादा होगा? प्लस 0.25, ठीक है। अगर मान लीजिए रेपो 5% है तो ये कितना होगा? 5.25% इंटरेस्ट चार्ज होगा, 0.25% ज्यादा देना होगा। लेट्स मूव ऑन। यहां तक सब क्लियर है? वेरी गुड। नाउ द लास्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। वैसे बाय द वे एक और है एसडीएफ, वो भी हम डिस्कस करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बाद। लेट्स सी व्हाट आर द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखिए अब सपोज ये मार्केट है, ये आरबीआई है और ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन मार्केट। अलग अलग प्लेयर्स के पास है, कुछ रिटेलर्स के पास है, कुछ बैंक्स के पास है, कुछ बिजनेसेस के पास है। क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, बैंक्स भी कर सकती हैं, रिटेल आप जैसे और हम जैसे कंज्यूमर कस्टमर्स भी कर सकते हैं, और बिजनेस पर्सनैलिटीज भी कर सकती है। जो लोग बिजनेसमैन है वो भी कई बार क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपना प्रॉफिट वगैरह डाल देते हैं। तो देखिए एक साइड है आरबीआई, दूसरे साइड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब मान लीजिए एक सिचुएशन है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। अब दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो मनी सप्लाई ज्यादा होगा या मनी सप्लाई कम होगा। अब देखते हैं कि मनी सप्लाई ज्यादा होगा तब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे काम कर सकता है। तो अभी क्या सिनेरियो है? सिनेरियो इज हमारे पास एक्सेस मनी सप्लाई है, यानी कि मार्केट में हमारे पास से मतलब मार्केट में मनी सप्लाई एक्सेस है। अब मार्केट में मनी सप्लाई एक्सेस है तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है, और अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की? आरबीआई की है। तो आरबीआई ऐसे टाइम पे क्या करेगा? ये तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसकी हो गई? इधर बैंक्स हो गई, इधर रिटेलर्स हो गए, आप जैसे समझो बिजनेसमैन हो गए, और इधर कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसके पास है? आरबीआई के पास। अब देखिए जब मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है उस टाइम पे आरबीआई क्या स्टेप लेगा? आरबीआई अपने पास रखी हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को क्या करेगा? सेल करेगा। आरबीआई विल डू व्हाट? आरबीआई विल सेल इट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनटू द मार्केट। तो क्या होगा? कंज्यूमर्स कस्टमर्स क्या करेंगे? मार्केट के कस्टमर्स आरबीआई की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेस करेंगे। दे विल परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम हुम? फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई ने क्या दिया मार्केट में? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और बदले में मार्केट से आरबीआई को क्या मिल गया? मनी। तो क्या हुआ? जो एक्सेस मनी सप्लाई मार्केट में था उसको सब करने के लिए आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने अपने पास रखी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर दी, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की हुई उसके बदले जो पैसा मार्केट से आया वो कहां गया? आरबीआई के पास। यानी कि मार्केट में जो मनी सप्लाई ज्यादा थी उसको कुछ हद तक आरबीआई ने कैसे कम कर दी? अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के। सेम गोज विथ when there is scenario of low money supply और induced money supply, सॉरी reduced money supply, यानी कि मनी सप्लाई कम है। अब क्या हो रहा है? ये है आरबीआई और ये है हमारा मार्केट। मार्केट में किसके किसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? हमने देखा था बैंक्स के पास है, उसके अलावा रिटेलर्स के पास है, उसके अलावा किसके पास है? उसके अलावा बिजनेसेस के पास है। अब देखिए अब जो आरबीआई है, अब सिचुएशन क्या है? सिनेरियो मनी सप्लाई कम है, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ानी है मार्केट में, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पैसा हमको क्या करना है? मार्केट में डालना है। अब आरबीआई कैसे पैसा डालेगी? मार्केट के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उन्हें आरबीआई क्या करेगी? परचेस करेगी। और ये क्या किया? आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस कर ली मार्केट से, और इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले में आरबीआई ने मार्केट में क्या डाल दिया? मनी, यानी कि कैश। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? जब जब आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा मार्केट को और बदले में मार्केट से पैसा लेगा, तो कौन सा सिनेरियो है? मनी सप्लाई को सक करने का सिनेरियो, यानी कि अल्टीमेटली मनी सप्लाई ज्यादा है मार्केट में, उसको सक करने के लिए आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रहा है और बदले मार्केट से पैसा ले रहा है। सेम रिवर्स सिचुएशन है, अगर कि मार्केट मनी सप्लाई कम है यानी कि कैश फ्लो कम है, आरबीआई को क्या करना है? मनी सप्लाई इंजेक्ट करनी है मार्केट में, बढ़ानी है, तो आरबीआई सिचुएशन में क्या करेगा? आरबीआई अपने पास जो रखा पैसा है उससे मार्केट से क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेगा। उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले आरबीआई मार्केट में क्या डाल देगा?
पैसा डाल देगा। इन दोनों ही गेम जो यहाँ पर चल रहा है, दोनों ही सिचुएशन में जो आरबीआई काम कर रहा है, वॉट एवर द स्टेप्स वर टेकन बाय द आरबीआई आर दीज स्टेप्स आर नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये दोनों ही स्टेप्स क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का पार्ट है। ऐसी सिचुएशन जब मार्केट में मनी सप्लाई कम है तो आरबीआई क्या स्टेप लेगा, ऐसी सिचुएशन जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है तब आरबीआई क्या स्टेप लेगा। तो कुछ समझ आ रहा है हमको कि क्या सिनेरियो था और आरबीआई का स्टेप क्या था। तो हमने क्या क्या आज डिस्कस किया, लेट्स सी। वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ what is monetary policy. Monetary policy is the macroeconomic policy designed by the Central Bank of India, which is RBI, to control the aggregate money supply to achieve what, to achieve price stability and to control inflation. And if RBI controls these two scenarios, means RBI is controlling price stability as well as inflation. In this scenario, RBI will ultimately achieve what? Economic growth, GDP growth, savings बढ़ेंगी मार्केट में, कंजम्पशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। ठीक है, दूसरा हमने क्या डिस्कस किया, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स। यही ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, primarily you have to control the money supply and by controlling money supply you have to achieve what, price stability and inflation control। ये दोनों को ही आपको कंट्रोल में रखना है। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई एंड इट्स द अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द मार्केट टू अचीव व्हाट, टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी एंड इन्फ्लेशन। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड टूल्स, वेरी टूल्स और एज वेल यू कैन ऑल्सो से इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसके बाद हमने डिस्कस किया टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन से टूल देखें, पहला सीआरआर। ठीक है, सीआरआर कहां डिपॉजिट होगा, आरबीआई के पास। जो भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास आएंगे उसका एक फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट बैंक को कहां डिपॉजिट करना है, आरबीआई के पास। उस पैसे को आरबीआई क्या नहीं कर सकती, सीआरआर वाले बैंक क्या नहीं कर सकती, सीआरआर वाले अमाउंट को बैंक लोन में नहीं दे सकती और उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं अर्न कर सकती। यानी कि अमाउंट क्या हो गया, ब्लॉक। जब जब सीआरआर ज्यादा होगा मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी, जब जब सीआरआर कम होगा मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इसके बाद हमने क्या देखा, एसएलआर। एसएलआर भी ऐसे ही कुछ था। एसएलआर में नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी यानी कि डिपॉजिट और डिपॉजिट क्या होगा, अगर 100 रुपीज का डिपॉजिट आया तो बैंक क्या करेगी, इस डिपॉजिट से 1%, कुछ परसेंट तो सीआरआर में चलेंगे और कुछ परसेंट उसको एसएलआर में अपने ही पास रखना पड़ेगा। अभी कितना है, 18%। और इस एसएलआर को अपने पास कैसे रख सकती है, कैश में भी रख सकती हैं, गोल्ड में भी रख सकती हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में भी रख सकती हैं। लेकिन इस पैसे को वो कहां नहीं यूज कर सकती, लोन नहीं दे सकती। बैंक कांट यूज दी एसएलआर कोटा अमाउंट टू लोन, इट कैन नॉट यूज दोस फंड्स इन लोन्स। ठीक है, तो ये पैसा अल्टीमेटली ब्लॉक है। ये बफर के तौर पे आरबीआई के रूल्स हैं कि बफर के तौर पे आपको पैसा रखना है। सीआरआर में कोई बाउंडेशन नहीं है, 0 to 100% आप चाहे तो रख सकते हैं, पर 100 कभी भी आरबीआई नहीं करेगी, क्योंकि अगर 100 कर दिया, 100 रुपए डिपॉजिट आया और सारे बैंक से कहा जाए कि आप आरबीआई में जमा कर दो, तो बैंक का पर्पस क्या है, बैंक का पर्पस तो है लोन देना, और अगर बैंक को लोन का पैसा नहीं मिलेगा तो सारी बैंक बंद हो जाएंगी, तो 100 तो कभी पॉसिबली होगा नहीं। लेकिन एसएलआर में जरूर मैंडेट है कि 40% से ज्यादा आप अमाउंट ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मनी सप्लाई मार्केट में कंटिन्यूअसली चलानी है, आपको मार्केट के ऑपरेशंस भी करने हैं, लोन्स भी देने हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ बिना लोन के पॉसिबल नहीं है, तो सारा पैसा अगर ब्लॉक कर लेंगे तो फिर मार्केट में पैसा जाएगा कहां से। तो याद रखना है कि एसएलआर पे 40% की लिमिट है, और ये कैसे है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू ऑफ 1949। ठीक है, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। इसके बाद हमने देखा एलएएफ फैसिलिटी। एलएएफ में दो चीजें देखी, रेपो, जब बैंक को लोन की जरूरत है तो रेपो से लेगी लोन आरबीआई से, और जब बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो रिवर्स रेपो के थ्रू बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा कहां पार्क कर देगी, आरबीआई को, और बदले में क्या ले लेगी उनसे, इंटरेस्ट। इसके बाद हमने क्या देखा, बैंक रेट। बैंक रेट भी सेम रेपो जैसा है, पर इसमें